सोहनपाल नाम है जी, 37 साल उम्र थी। पिता का नाम किशनपाल, गांव सुजवाड़ी, जिला पलवल। यहाँ कहाँ रहते थे फिर आप? पलवल ही रहते थे, पलवल रहते थे। गांव सुजवाड़ी। जी आज सुबह फ़ोन आया था तकरीबन 4 बजे के आसपास। पुलिस के किसी मुलाजिम ने, वहाँ पर जेल प्रशासन के मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए बीके हॉस्पिटल, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो 16 मई को किसी झूठे मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया था। मुकदमा 1 साल से ट्रायल में था और उस केस में उनसे पैसे भी लिए गए थे। 11 लाख रुपए एक लिए थे, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे कि भाई FIR नहीं होगी, और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिलीभगत से और नेग्लिजेंसी की वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। अगर समय से उनको इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कल भी मिलने गए थे परिजन हमारे, तो बच्चे को हल्का सा फीवर था। आज जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई तो उनका कहने का मतलब ये था कि उल्टी और दस्त की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। 37 साल का एक हच्चा खट्टा पट्टा लूज मोशन से तो नहीं एक्सपायर हो सकता, कुछ तो रीज़न रहा होगा अंदर। क्या मानते हैं इसमें जेल प्रशासन की लापरवाही? पूरी लापरवाही है। क्या कार्रवाई मानते हैं? दोषियों को सजा होनी चाहिए और किसी और निर्दोष के साथ जो है भविष्य में ऐसा ना हो। इलाका मजिस्ट्रेट है, इनके यहाँ पेश किया, उन्होंने सीधा वहाँ नीम की जेल रवाना कर दिया 16 तारीख को। चलो कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, करा लेंगे सेशन में जाके। अब वो मैं मिलने गया था कल, तो फ़ोन पर उसने मुझे बताया था परसों कि पापा मेरे को बुखार आ गया था लेकिन ठीक हो गया, बुखार टूट गया। चलो खाना पीना सही रखियो, थोड़ा घूम फिर लियो। कल मैं मिल के आया तो कल भी वो बुखार बता रहा था, लेकिन इन्होंने उसको दवाई नहीं दिलाई। जेल वालों ने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, ना हमें करें। मैंने कहा जी उसको, हमारे बच्चे को बुखार है, उसकी दवाई हम नहीं करा सकते क्या? हमें कोई तरीका बताओ। उन्होंने अपने वकील से परमिशन मंगवाओ, मजिस्ट्रेट से, और फिर यहाँ DC उसको दो, DSP को आकर के, जेल सुपरिटेंडेंट को, तब जो है तुम कुछ कर सकते हो। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। मैं चल के आया, फिर मैं वकील से जमानत की बात करी, उन्होंने कल करा दूंगा। इतने टाइम में ही रात को मेरे पास आज सुबह 4 बजे फ़ोन आता है जेल से कि जी आपका बेटा सोहनपाल आपका बेटा। मैं कि हाँ, कि वो हम उसको सीरियस हो गया था, उसको वहाँ BK ले जा रहे थे और वो एक्सपायर हो गया। BK में ले गए, वहाँ जाके भर्ती किया, इलाज के दौरान वो। मैंने कहा भाई क्या हुआ उसको ये तो बताओ। फ़ोन काट दिया, कोई बात नहीं सर। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कल मैं 1 बजे मिला हूँ तो बच्चा मेरे को ठीक दिखाई दे रहा। उसके बाद जज साहब कह रहे थे कि 6 बजे तक भी ठीक है, उसके दोबारा चेकअप हुए। फिर ऐसी क्या बीमारी हो गई जो अचानक उसको आधे घंटे में या 10 मिनट में उसकी जान ले गई? कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया शाम को, और यहाँ उन्होंने दाखिल किया 2 बजे। 1:40 मिनट पे OPD कार्ड बनवाया रात को। 2 बजे उसको ब्रॉडबैंड कर दिया। जब वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो 6 बजे से 8 बजे से 9-10 बजे से वह जेल में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट कराया गया? इसका मतलब जेल की सरेआम लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम प्रशासन को इतनी नसीहत तो मिले कि कम से कम किसी और का तो नुकसान आगे से ना हो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो, जो आगे किसी के साथ वो ऐसा ना करे। मैं तो, मेरा इकलौता बेटा था, मैं तो सब कुछ खो बैठा हूँ, लेकिन कोई मेरे जैसा कोई और भी तो सफ़र ना करे वहाँ, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे जो भी है उसमें। लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ तो भाईचारा ज़्यादा चलता है, मेल मिलाप ज़्यादा चलता है। जज साहब भी कुछ थोड़ी सी उनकी भाषा में समझ रहा था, जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि किसी ने मारा तो नहीं है। मैंने कहा जी मैं कब कह रहा हूँ किसी ने मारा, कि चोट के निशान वगैरह देख लो, इन बातों से क्या लेना देना। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इलाज के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी सुना तो यही है, मैं तो अंदर टिका नहीं हूँ, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट है शायद वो है मजिस्ट्रेट। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनपाल है। बाबू जी अभी एक आपके लड़के की जो है डेथ हो गई है, नीम के जेल में था, क्या मामला था, क्या बात हुई है साहब? हमारे 16 तारीख को पुलिस ने अरेस्ट किया था, अरेस्टिंग डाली थी, क्योंकि पिछले साल का 24 का एक केस था जिसमें GM ने तेल की हेराफेरी का मामला इनके खिलाफ दर्ज करा रखा था, जबकि वो मामला एक्चुअली झूठा है।
सही मायने में तो उसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटों को शिकार बनाते हैं, और जो घपला और जो माल मारते हैं वो बड़े अधिकारी मारते हैं। क्योंकि मैं इस केस में भी बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ रहा। 4/7/24 की बात है, जब जीएम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया फरीदाबाद कि आप यहाँ ऑफिस में आ सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। जीएम का नाम? जीएम श्री लेखराज जी ने, फरीदाबाद वाले जीएम ने मुझे बुलाया कि भाई आपके बेटे ने कुछ गलत किया है, और उसके साथ ये 2 आदमी और हैं, प्रकाश और प्रमोद। क्योंकि मेरा बेटा वहाँ डीपीसी था और ये दोनों के दोनों डीपीए थे। तो भाई इन तीनों ने जो गड़बड़ की है, और तेल हमारा 12,000 साढ़े 12,000 लीटर कम आ रहा है। हमने जांच की है। मैंने कहा जी बेटा तो मेरा ड्यूटी पे नहीं, घपला कहाँ से कर दिया? कि नहीं 29 तारीख को उसने सप्लाई ली थी, उसमें घपला कर गया हो। मैंने कहा 5 दिन हो गए 29 तारीख को, 5 दिन में तो कोई भी घपला कर सकता है। कि जी आपने उसकी नौकरी बचानी है या बहस करनी है? मैंने कहा जी देखो ऐसा है, आप जीएम साहब मेरे सर में मार सकते हो लाठी, मेरे पैरों में लाठी मार सकते हो, लेकिन किसी के पेट पे लाठी मत मारा करो, ये तो आप भी ध्यान रखो। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाइए और पैसे का इंतजाम कर लीजिए, मैं आपके बेटे की नौकरी बचा दूँगा, नहीं तो एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ, अभी गिरफ्तार करा दूँगा। बड़ी अजीब समस्या हो गई। मैं वहाँ से सुन करके मैंने कहा जी फिर कितने पैसे होंगे? 11 लाख तो कम से कम लेके आई है, 12 लाख भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कोई पेड़ के पत्ते तो है नहीं जिनको तोड़ के ले आऊँगा, पैसे में तो थोड़ा समय लगेगा, मुझे समय दीजिए। 3 दिन का समय उन्होंने मुझे दिया कि 3 दिन में आप पैसे ले आइए। 4/6/24 की ये बातें हैं, और मामला बताते थे 29/5 का। 4/7 की बातें हैं, 4/7 को बुलाया था और मामला बताते 29/6 का। तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं आता हूँ। मैं 8 तारीख को पैसे लेकर के गया तो मुझे पता लगा 5 तारीख को तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी गई है। 4 तारीख को मैं मिला था, 5 को ही एफआईआर लॉन्च करा दी गई, और उसमें वो स्पष्ट तीनों के नाम लिख दिए गए, अन्य कोई बाहरी आदमी भी लिख दिया उसमें। पैसों की डिमांड की थी, वो किस तरीके से पैसे दिए थे? फिर वो पे पैसे लेके गया था ना, जब पैसे उन्होंने, मैंने पूछा था कितना, तो उन्होंने बताया ना 11 लाख रुपए। तो मैं 11 लाख रुपए लेकर के 8/7/24 को पहुंचा जीएम कार्यालय में। मैंने कहा जी मैं पैसे ले आया, कि भाई वो पैसे जो है ना आप वहाँ जमा गिन लो और जमा कर लो, बाकी मैं करता हूँ फिर आगे कार्रवाई। तो रविंद्र नागर थे यूनियन के प्रधान, सुनील कुमार जी थे जो हेड कलर थे, एक वीरेंद्र जी थे वहाँ, वो भी एक अधिकारी हैं। तो इन सब ने वो पैसा गिना, जीएम साहब ने देखकर भी गिन लो पैसा गिना, और 11 लाख रुपए वहाँ कैशियर के पास जमा कर दिया। ये 8/7/24 की बातें हैं। मैंने कहा जी इसकी कोई रसीद नहीं, रसीद हम ऐसे कैसे दे देंगे? रसीद तो पैसा जो है बैंक में जाएगा, किसी खाते में जाएगा तब रसीद कटेगी, ऐसे हम रसीद नहीं दे सकते आपको। मैंने कहा जी फिर ये इसका क्या प्रूफ? मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं, तुमने पैसा ले लिया। कि हाँ इसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, पैसा आपको रसीद मिलेगी। और मैं अधिकारियों से बात कर लेता हूँ, ऊपर अधिकारी से बात करके आपकी रसीद काट दूँगा। ये कह करके वहाँ से हम चले गए जी। अब पुलिस को भी हमने इतला की कि जी हमने पैसे जमा कर दिए, इन्होंने भी इतला की, जीएम ने भी, कि वो लोग पैसा जमा कर गए। पुलिस अपना शांत हो गई कुछ, भाई इनका कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो अब कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 7वें महीने से लेकर के अब तक मामला वो चलता रहा, जनवरी तक आया खिंच करके। तो जनवरी में मेरे को बताया, मैंने इनके यहाँ जब ज़्यादा चक्कर लगाए तो मैं कहा जी जीएम साहब कुछ करो इसमें। कहने लगा वो तो डीजी साहब परमिशन देंगे जब पैसा जमा होगा। मैं डीजी साहब के पास चंडीगढ़ गया, उन्होंने कहा तुम ऐसे करना, अगर तुम्हें ज़रूरी है बचना तो मेरा भाई है विवेक यादव, उससे जाके मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं रेवाड़ी जा कर के मिला कोर्ट में उनसे, विवेक यादव जी से। उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, कोर्ट कर्मचारी हो, वकील हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से मांगे 3 लाख रुपए कि भाई बड़ा अधिकारी है, डीजी है, कोई 10-20 हज़ार तो लेगा नहीं, 1-1 लाख रुपए तो कम से कम तीनों से लिया, 3 लाख रुपए लेके आ जाओ, मैं आपका मामला सॉर्ट आउट करा दूँगा। मैंने कहा जी ये तो चलो हमारी तो यही जान कर छूट जाएगी। मैं 29 तारीख को ये मेरी बातें हुई थी, 29 दिसंबर को, और 1 जनवरी को
2.5 लाख रुपए लेकर के मानेसर एक हॉस्पिटल है, उसमें वो विवेक अपनी मदर को दिखाने लाया था, उसने वहीं बुलाया था हमें। उसका मेरे पास फ़ोटो वीडियो भी है। जब मैंने उनको थैला दिया 2.5 लाख रुपए रख करके, वो थैले का फ़ोटो भी है, तो मैंने वो 2.5 लाख रुपए उनको हैंड ओवर कर दिया। उनको बताया भाई 2.5 लाख बन पाया, हम पे 3 लाख नहीं बना। और कोई बात नहीं यार, 50 के लिए मैं साहब को रिक्वेस्ट कर लूँगा, हो जाएगा तुम्हारा काम, जाओ। मतलब रिश्वत के तौर पर? रिश्वत के तौर पर, और वो भी डीजी के नाम से, SS यादव के नाम से, और वो अपना भाई बताता था यादव। तो इस तरह से वो हमारी वहाँ बात हुई और मैंने पैसा दे दिया। लेकिन मामला ज्यों की त्यों रहा, उसमें पैसे लेने के बाद में सिर्फ यहाँ रसीद काटी गई 16 जनवरी को, और कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे जमा कर लिए और चालान फार्म की रसीद हमें दे दी, एक पुलिस थाने भेज दी गई कि भाई इन लोगों ने पैसा जमा कर दिया। पुलिस और भी शांत हो गई। जनवरी से अब तक पुलिस शांत बैठी रही। फिर कहने लगे भाई महीने 2 महीने में हमें GM साहब से 2 शब्द लिखवा दो कि भाई हम कार्रवाई पुलिस की नहीं चाहते, महकमे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब GM बहाना ले दे DG का, और DG के बैठे हैं दलाल, उनके लिए हमारे पास पैसा इतना था नहीं। हमने कहा GM साहब अब तो हमने बतेरे लूट लिए, अब तो कम से कम हम पर रहम कर दे। जो आपका पैसा था, जो आपने बोला वो भर अब दिया? तो हमने भर दिया, अब तो बचा दो, कम से कम मांगे थे वो दे दिए जी, अब तो बचा दो। कहने लगे ऐसे कैसे बचा, ये मामला ऐसा है, इसमें मैं फंस सकता हूँ उल्टा, मैं कैसे लिख दूँ। मैंने कहा तो ये पहले देखना चाहिए था आपको, जब आपने मेरे पेमेंट जमा करा दी, मेरे से तुमने रिश्वत के 2.5 लाख रुपए भी ले लिए, और ऊपर भी मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो गया, तो ये चीज़ तो आपने पहले देखनी चाहिए थी। कहने लगा आपने कल यहाँ से जाइए। इस तरह से बदतमीज़ी से पेश। और सुनो, मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इनके फादर से भी रिक्वेस्ट की थी, DG के फादर से भी, वो रिटायर्ड टीचर हैं। मैंने कहा आप अपने बेटे को समझाइए, इस तरह से मैं उनको फीस भी दे चुका हूँ। और ये तो हो गई आपकी पुरानी बातें जी, कि आपने रिश्वत दिया और पैसा जमा करा दिया। अब जो क्या हुआ जी, तो इसी टेंशन में था ना मेरा बेटा जो ने, ये टेंशन भी थी उसको, परेशान तो रहता था इस बात से भी लेकर। लेकिन अब ये हुआ कि पुलिस ने 16 तारीख को बुलाया हमें, 16 मई कि भाई आप आ जाइए, आपका मामला हम सॉर्ट कराते हैं, इसको सॉर्ट आउट कराते हैं। DCP साहब से बात हो गई है और आपकी FIR जो है ना वो हमको इस करा देंगे। मैंने कहा जी वो कैसे, कि हम इनको सवाल जवाबों पे ले लेंगे, आपका तरीका निकाल देंगे कोई ना कोई। चलो, मैं बच्चों को लेकर के मैंने 3 बच्चे बुला लिए, भाई आ जाओ, और थाने में इस तरह से वो कह रहे। उन्होंने 16 तारीख को आते ही तुरंत थानेदार साहब ने अपना रंग ही दिखा दिया, शमशेर सिंह जी ने। बस उन्होंने अरेस्टिंग डाल करके जुडिशल मजिस्ट्रेट पेश कर दिया। या अमृतेंद्र जी हमारे यहाँ के बल्लभगढ़ शहर के इलाका मजिस्ट्रेट है, इनके यहाँ पेश किया, उन्होंने सीधा वहाँ नीम की जेल रवाना कर दिया। हमारे पास तो एक लेटर आया था कि ऐसे एक छोरण नाम का था कि दिव्यचाराधीन, और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया, कार्रवाई के लिए आए। तो हमने वहाँ उसको लेटर को लेके DD काट के रोज़ नाम से रपट लिख के, और 196 की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट कार्रवाई, पूरी कार्रवाई करके यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलने का आसार है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, डॉक्टर साहब से संपर्क करके 1 या 2 दिन में मिलेगी, मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जी आपको, आप कार्रवाई कि इसका फादर ये ऐसे कह रहा था, कल मिलने के जा रहा था, तो इसको 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तो ये अभी बता नहीं सकते इसमें अभी क्या है। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करिए जी? पुलिस नहीं की, मजिस्ट्रेट कार्रवाई हुई है जी। अभी मजिस्ट्रेट के आए ना आप तो? मैं तो तफ्तीश के लिए मजिस्ट्रेट के सहायक के लिए आया हूँ, उनकी कागज़ों की पूर्ति के लिए। कौन से थाने से आप? मैं सदर थाने से हूँ, सदर बल्लभगढ़ से। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट साहब ने फादर के उनके सबके बयान लिए हैं।